Hello student, welcome to this lecture. In this lecture, we are going to discuss illustration based on use of dimensional analysis. हम लोग यहाँ पर जो डायमेंशनल एनालिसिस के डिफरेंट यूजेस देखे हैं उनका प्रॉपर इलस्ट्रेशन देखेंगे. जो भी हम लोगों ने देखा था, जब तक उसको न्यूमेरिकली किसी प्रॉब्लम के रूप में जब तक सॉल्व नहीं करते हैं तब तक हम लोग को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि इस तरह की चीज़ों को डील कैसे किया जाए. तो चलिए, हम लोग बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको डील करते कैसे इसको डिस्कस करना है. ठीक है, तो देखिए क्या बता रहा है यहाँ पर. द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट ए टाइम टी इज गिवन बाय द इक्वेशन एक्स टी इज इक्वल टू वी नॉट बाई अल्फा 1 माइनस ई का पावर माइनस अल्फा टी, where v naught is a constant and alpha is greater than 0, dimension of v naught and alpha respectively. अब आपको अल्फा और v naught का डायमेंशन फाइंड आउट करना है. ओके, तो चलिए यहाँ पर x तो बता दिया हम लोग को. देखिएगा पोजीशन मतलब डिस्टेंस को बता रहा है, t टाइम को बता रहा है, ये दो बात तो दिया हुआ आपको. तो एक चीज देखिएगा, अल्फा के लिए आप पहले ना या e का पावर माइनस अल्फा टी पर फोकस कीजिएगा. तो यहां पर आप एक चीज देख लोगे कि एनीथिंग टू द पावर जो होता है, किसी भी क्वांटिटी का जो पावर होता है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है. तो मतलब अल्फा टी जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. मतलब अल्फा टी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब इसका डायमेंशन कुछ नहीं है, मतलब 1 है. ओके, और यहां से आप देखोगे अगर ऐसा लिखते हो तो तुरंत आप यहां पर क्या करोगे, अल्फा टी इज द टाइम, तो टी का डायमेंशन टी लिख लो, हो गया. यहां से इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, और यहां से ऐसा हो जाएगा कि आप इसको अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू यहां से क्या लिखेंगे 1 बाई टी, और अल्फा का डायमेंशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहां से, डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू टी का पावर माइनस 1. तो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ अल्फा. ये आपका अल्फा का डायमेंशन मिल गया. बहुत इजी, बहुत सिंपल. अब हम लोग दूसरे पार्ट में चलते हैं. दूसरा पार्ट बोलता है कि वी नॉट का डायमेंशन क्या होगा. तो देखिए अल्फा का डायमेंशन तो आपको पता है. एक चीज आप देखोगे यहां पर, ये जो पूरा पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, सभी टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है. ये हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन में पढ़े थे. तो उस सेंस में देखा जाए तो वी नॉट बाई अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स का डायमेंशन. देखो बेटा, यहां पर कई बच्चे कुछ गलती करते हैं, ध्यान रखना. वो वी नॉट बाई अल्फा इज इक्वल टू एक्स लिख देते हैं. ऐसा नहीं ना, आपको क्या करना है, वी नॉट बाई अल्फा का डायमेंशन जो है वो x के डायमेंशन के इक्वल है. और ऐसा अगर सोचते हैं तो आप तुरंत देखोगे, यहां से आप इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि x जो है वो हम लोग का पोजीशन डिस्टेंस को बता रहा है, और v नॉट अल्फा, तो ये लीजिए v नॉट अल्फा का डायमेंशन निकाल चुके हो आप, t का पावर माइनस 1 ऐसा लिख लिया आप लोगों ने, एंड दैट विल बी इक्वल टू x पोजीशन को बताता है, तो इसका डायमेंशन को आप क्या लिखेंगे, l लिखेंगे. हो गया यहां से. अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहां से अब सीधा सीधा लिखते हैं v नॉट का डायमेंशन इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे यहां से, l, ये t का पावर माइनस 1 यहां चला जाएगा, तो t का पावर माइनस 1, और हम लोग का ये डायमेंशन. तो ये मिल गया हम लोग के पास v नॉट का डायमेंशन. तो दो हमारा इलस्ट्रेशन, दो पार्ट था, दोनों पार्ट को हम लोगों ने क्या किया, यहां से डील कर लिया है. तो देखिए ये आपके पास अल्फा का डायमेंशन मिल गया है, और ये दूसरा हमारे पास v नॉट का डायमेंशन मिल गया. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में चलते हैं और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को डील करेंगे हम लोग. ठीक है, तो हमारे पास बचेगा m l और यहां पे रहेगा 4t का स्क्वायर. लेकिन आप देखोगे m l t का स्क्वायर क्या है, बताइए, f है. तो मतलब आप तुरंत यहां से लिख सकते हैं इस जगह पर कि यहां से, या फिर यहीं बाजू में लिख लेते हैं हम लोग, यहां से इस चीज को बाजू में लिख लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f डैश विल बी f बाई 4. मतलब जो नया यूनिट में जो फोर्स का वैल्यू होगा वो होगा 5/4 न्यूटन. हो गया ये वाला. तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में चलते हैं. हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखते हैं हम लोग. देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत अच्छा होता है, ये आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है. तो इस क्वेश्चन को, इस इलस्ट्रेशन को गौर से देखिएगा. क्या बोल रहा है, इफ वेलोसिटी v, फोर्स f एंड टाइम t आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो बोलता है फिर व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ v, f एंड t. मतलब अभी तक हम लोग क्या ले रहे थे, m, l, t, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहे थे. अब बोलता नहीं, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानना आपको. आपको v, f और t को अगर फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेते हैं
तो उसके टर्म में मास का डायमेंशन क्या होगा और उसके टर्म में हम लोग का एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। तो इसको देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, फोर्स को लेके ही चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो फोर्स में आप लिख सकते हैं एफ का डायमेंशन को आप क्या लिखते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, एम एल टी का पावर -2। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ट्रिक करना है। कैसा ट्रिक करेंगे देखिएगा, यहाँ से ये एफ तो है ही है, हमको सबको वी और टी के फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा। तो एक चीज़ देखिएगा, ये एम तो एम रहने दो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एल टी का पावर -1 और फिर टी का पावर -1, ऐसा लिख सकते, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। और ये एल और टी का पावर -1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी को क्या बोला है इसमें, फंडामेंटल क्वांटिटी मानने बोला, मतलब हम लोग को एल और एल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो एल को आपको हटाना पड़ेगा। तो एफ को रहने दीजिए ऐसा, और यहां से रहेगा एम, और ये एल टी का पावर -1 को आप लिख देंगे वी, और फाइनली फिर टी का पावर -1। अब आपको बोल रहा है एम को वी टी और एफ के फॉर्मेट में आपको एक्सप्रेस करना है, तो बस एम को आप एक तरफ रखिए, बाकी सबको एक तरफ ले जाइए। तो m का डायमेंशन विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, f बाई v t का पावर -1, ठीक है, t का पावर -1 ऐसा लिख लिया आप लोगों ने। और एक स्टेप में क्या करेंगे अपन, m, ओके, m का डायमेंशन विल बी इक्वल टू f v का पावर -1 t। लीजिए आपका बन गया m in terms of v and t, मिल गया आपको। यहां से देखिएगा, मतलब थोड़ा ट्रिक करना अपने को ना। ओके, अगला देखिएगा, आपको बोलता है एनर्जी के फॉर्मेट में बदलने, उसको भी v और f और t के फॉर्मेट में ही आपको बदलना है। चलिए इसको भी हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का, है ना। तो देखिए एनर्जी के फॉर्मेट में जब बात करेंगे तो आपको बोला गया है एनर्जी का, ओके समझेंगे थोड़ा सा ना, एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ। तो आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी का जो डायमेंशन होता है, कोई भी एनर्जी का डायमेंशन, आप उसे क्या लिखते हैं, आप उसे लिखते हैं एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ से, अगर थोड़ा सा देखिए, एम को आपको रिमूव करना है, एम तो होगा नहीं, वी के फॉर्मेट में होगा, एफ के फॉर्मेट में होगा, टी के फॉर्मेट में होगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग हम लोग लगाते हैं, क्या इसको ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग एम, ओके, यहाँ पर एल को रहने देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, चाहे तो टी का पावर ऐसा लिख देते हैं हम लोग, चाहे तो एम एल टी स्क्वायर ना यहाँ से। तो आप यहाँ से एक काम करेंगे, एम एल जो है इसको अपन लोग लिख लेते हैं एम एल टी स्क्वायर। एम एल टी स्क्वायर क्या होता बताइए, अभी आपने देखा था एम एल टी स्क्वायर जो होता वो फोर्स को बताता है, एम एल टी का पावर -2 नॉट टी स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन होता है, फोर्स का डायमेंशन। ओके, और बच रहा है देखिएगा टी का पावर -1 बच रहा है, ठीक है, सॉरी एल बच रहा है, ओके, एल बच रहा है। ओके, एल को देखेंगे हम लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं। तो ये बन गया टी का पावर -2। तो मेरे को बताइए, आप ये बता सकते हैं ये क्या बन जाएगा, पूरा पूरा फोर्स बन जाएगा, एम एल टी का पावर -1, तो एफ तो मिल गया। एल के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, कोई इश्यू नहीं, हम लोग फिर से इसको बदलते हैं, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एफ, और जो वेलोसिटी के फॉर्मेट में या किसी के फॉर्मेट में बदला जाए, टी टाइम के फॉर्मेट में, तो आपको पता है वी का डायमेंशन जो होता है आपको पता होगा, इसको लिखते हैं एल टी का पावर -1, एल टी का पावर -1 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। या एल का डायमेंशन जो होगा टी का पावर -1 इधर चला जाएगा, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं क्या, वी टी लिख सकते हो, देखो यहाँ से ध्यान से। तो यहाँ से ये एल जो है, इस एल के जगह पर आप लिख सकते हो वी टी। तो लीजिए आपका बन गया यहाँ से एनर्जी का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ एफ वी एंड टी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, आप इसको थोड़ा सा ट्रिक लगा के आराम से बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे बात करते हैं। हेलो स्टूडेंट, इस वाले इलस्ट्रेशन में आप देखेंगे क्या दिया हुआ, देखोगे क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय वेवलेंथ, अब बोले सर डी ब्रॉगली लिखा हुआ है, ये डी ब्रॉय कहाँ से बोल रहे हैं, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो डी ब्रॉय होता है।
तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, wavelength lambda of a moving particle depends on mass of the particle m, velocity of the particle v, Planck's constant h. Derive expression for wavelength. अब इन सभी चीज़ों को आप लोग दिमाग से एकदम हटा दीजिए कि सर पार्टिकल का वेवलेंथ क्या बोल रहा है। ये सब इशू पे भी आप फोकस मत कीजिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे जाके जब एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे तब उस समय इसको डील करेंगे या डिस्कस करेंगे। अब फिलहाल जो दिया है उसके हिसाब से चलते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है आपके पास कि वेवलेंथ लैम्डा जो है वो डिपेंड करता है किस पर, मास पर। दूसरा डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। तीसरा डिपेंड करता है प्लैंक्स कांस्टेंट h पर। अब ये नहीं बता पा रहा है कि ये डिपेंड किस प्रकार से करता है, स्क्वायर या फिर क्यूब या स्क्वायर रूट। तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, मान लेते हैं ये m का पावर x पर डिपेंड करता है, v का पावर y पर डिपेंड करता है और h के पावर z पर डिपेंड करता है। तो अगर आप देखो तो हमारा यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है, मतलब यही एक्सप्रेशन है। लेकिन ये एक्सप्रेशन हमारे लिए कोई मतलब का नहीं रहता है जब तक x, y और z का वैल्यू ना निकाला जाए। तो हमारे लिए सबसे पहला चैलेंज रहेगा कि x, y और z का वैल्यू को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो पहले इसको डायमेंशनली क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू, आपको पता है कि इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज करते हैं, और ये हो जाएगा m का पावर x, ओके, v का पावर y और h का पावर z। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो डायमेंशनली अगर देखा जाए तो वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ मतलब लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन l, k यहाँ पे डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो जस्ट लीव इट, m जो यहाँ पर मास है तो m का पावर x, ये ले लिया हम लोगों ने, हो गया। v वेलोसिटी को बता रहा है, वेलोसिटी का क्या लिखते हैं हम लोग, l t का पावर -1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे y, और h जो था प्लैंक्स कांस्टेंट, मैंने शायद आपको बताया था प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, उसको याद रखना है आप लोग। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन होता था m l स्क्वायर t का पावर -1 का पावर z, हो गया। अब थोड़ा सा और एक स्टेप चलते हैं हम लोग यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, देखोगे l का डायमेंशन इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ से लिखेंगे m, यहाँ पर देखेंगे m x, और यहाँ पर देखो m का पावर z, तो ये m x प्लस z हो गया। उसका देखोगे आप लोग लिखोगे l, l का पावर y, और यहाँ पे l का पावर स्क्वायर है और z है, तो मतलब क्या होगा y प्लस 2z। उसका t का पावर -y और t का पावर -z, ये हो गया हमारा दोनों तरफ से डायमेंशन कंपैरिजन। अब यहां से अगर आप कंपेयर करते हो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या बोलता है कि दोनों साइड का, किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड का डायमेंशन सेम होता है। तो अगर देखते हो तो लेफ्ट साइड में m है नहीं, मतलब m का पावर क्या होगा 0, और यहाँ राइट साइड में m का पावर क्या है x प्लस z। तो कंपेरिजन से क्या हो जाएगा, x प्लस z इज इक्वल टू 0। चलिए पहला काम तो हो गया। दूसरा बोलता है अपने पास, देखिएगा यहाँ पे l का पावर 1 है, यहाँ पे l का पावर कितना है y प्लस 2z, तो यहीं से दूसरा वाला इक्वेशन भी बन जाएगा y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। तीसरा देखोगे यहाँ पर t है नहीं, यहाँ पर t का पावर -y माइनस z है, मतलब -y माइनस z इज इक्वल टू 0, या फिर बोल सकते हो यहाँ से इसको लिख सकते हो y प्लस z इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 3 वेरिएबल्स और आपके पास 3 इक्वेशन। तो देखिएगा ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन और ये वाला एक इक्वेशन, 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। तो सॉल्व करने के लिए चलिए अपन नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखिएगा आपके पास दिया हुआ है कि y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, जिसे आप चाहो तो लिख सकते हो y प्लस z इज इक्वल टू 1। लेकिन आप यहाँ पर एक इक्वेशन देखिएगा y प्लस z इज इक्वल टू 0 है, मतलब इस वाले y प्लस z की जगह आप 0 रख दीजिए, प्लस z इज इक्वल टू 1, और z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1। तो ये लीजिए पहला काम हो गया। z का वैल्यू जहां निकल गया तो आप इस वाले इक्वेशन में रखिए, तो x प्लस z इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू माइनस z, ठीक।
और अगर ऐसा है तो मतलब इससे आपके पास आ जाएगा x विल बी इक्वल टू -1। और अगर इसी इक्वेशन को आप यहां पर रख दीजिए, x वाले भी इक्वेशन रख दीजिए, यहां से x इक्वल टू -1 हो गया, y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से और यहां से इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, तो यहां से देखिएगा y का वैल्यू भी हमारे पास कितना आ जाएगा, y का वैल्यू भी हमारा यहां से -1 आ जाएगा। तो चलिए आपके पास क्या निकल गया, x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया और z का वैल्यू भी मिल गया। अब आप इस लैम्डा के इक्वेशन में रख दीजिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू k m का पावर -1, v का पावर -1 और h का पावर 1, या फिर इसे लिख सकते हैं लैम्डा, ठीक है, k m तो नहीं लेंगे, h और m का पावर -1, v का पावर -1 नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा mv। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। और आपको पता है कि डायमेंशन का सबसे बड़ा लिमिटेशन कि आप k का वैल्यू नहीं निकाल सकते, और अगर k का वैल्यू अगर निकाल पाते तो फिर तो चिंता ही नहीं था, फिर हम लोग बिना डायमेंशन से ही पूरा फिजिक्स पढ़ डालते, बाकी कोई चीज पढ़ते ही नहीं हम लोग। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में चलते हैं। हम लोग देखिए इस इलस्ट्रेशन में क्या बोलता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, वेलोसिटी वी एंड डेंसिटी रो एज अ फंडामेंटल यूनिट। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाया जाए। तो फोर्स का डायमेंशन लेके चलते हैं। फोर्स का डायमेंशन आपको पता होगा, क्या लिखते हैं हम लोग, ऐसा लेते हैं, फोर्स का डायमेंशन विल बी इक्वल टू m l t का पावर -2। अब देखिए इसमें बोला है ना तो m रहेगा, ना तो l रहेगा, ना तो t रहेगा, आपको सब फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और डेंसिटी के फॉर्मेट में बताना है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, अगर उस सेंस में सोचा जाए तो आप यहां पर लिखोगे f का डायमेंशन विल बी इक्वल टू, आप एक काम करेंगे, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, m डेंसिटी लाने के लिए आप यहां पर l का पावर 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका l का पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और साथ में यहां पर l एक तो है ही है ऑलरेडी, और t का पावर -2 एज इट इज है, इसको रहने दीजिए। हो गया। अब एक काम करते, दिस विल बी इक्वल टू, ये तो मास बाई वॉल्यूम, तो ये तो डेंसिटी बन गया, ये तो अपना काम का हो गया। यहां पर ये l का पावर 4 हो जाएगा, आपको वेलोसिटी के फॉर्मेट में बदलना है। तो एक काम करते हैं, यहां पर आप क्या करते हैं, t का पावर माइनस, अगर लगाते हैं आप लोग यहां से t का पावर -2 इंटू टी का पावर -2 लिखते हैं। तो आप बोले सर आपने जबरदस्ती क्यों लिखा, तो मैंने जबरदस्ती नीचे मल्टीप्लाई भी कर दिया, अब तो कोई इशू नहीं है। अब बताइए क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, क्या यहां से मैं लिख सकता हूं रो, ओके। अब देखेंगे क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, एल टी का पावर -1 का पावर 4, और देखिएगा टी का पावर -1 जो होता है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हो गया, तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ओके, फ्रीक्वेंसी ना एफ का स्क्वायर हो गया। एल टी का पावर -1 क्या होता है बताइए, वेलोसिटी। तो आपके पास सीधा सीधा आपको यहां से दिख रहा होगा कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो फोर्स का डायमेंशन इज इक्वल टू रो, और ये बन गया v का पावर, वेलोसिटी का पावर 4, और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का पावर -2। लीजिए ये आपका बन गया फोर्स का डायमेंशन बन गया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड ऑल दैट थिंग। ओके, अब अगला बोला मोमेंटम का निकालने। चलिए मोमेंटम पर भी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मोमेंटम p, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायमेंशन होता है m l t का पावर -1। हो गया। अब आप एक काम करिए, यहां से इसको आप लिख सकते हैं m बाई l का पावर 3, और ये l का पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर जाओ, l का पावर 4 हो जाएगा, ये t का पावर -1 हो गया यहां से। अब नेक्स्ट स्टेप में एक काम करेंगे, आप t का पावर -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये तो डेंसिटी बन गया रो, और l का पावर 4 रहन दो, यहां पे t का पावर -1, और तो आप -4 कीजिए इसको, तो नीचे कितना आ जाएगा बताओ, t का पावर -3 हो गया यहां से डायमेंशन इसका। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये बन जाएगा आपका रो, और l
टी का पावर -1, उसका क्या करेंगे बताओ, पावर 4, और यहां का देखिए टी का पावर -3 मतलब फ्रीक्वेंसी का पावर फ्रीक्वेंसी पावर 3। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो तुरंत आपके पास क्या आ जाएगा, देखोगे यहां से मोमेंटम का डायमेंशन विल बी इक्वल टू, आप लिखेंगे रो, ठीक है, ये बन जाएगा v का पावर 4 और फ्रीक्वेंसी का पावर -3। फ्रीक्वेंसी ध्यान रखेंगे ना, फ्रीक्वेंसी का पावर -3। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मोमेंटम को भी हम लोग इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाले हम लोग प्रॉब्लम में चलते हैं, इलस्ट्रेशन में चलते हैं इसका। देखिए इस वाले इलस्ट्रेशन में क्या बोलता है, इफ फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ F, L एंड T। देखिए ये तो बहुत सरल है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। बोलता है फोर्स का डायमेंशन ले लो, क्या हो जाएगा, m l t का पावर -2। बस m को एक तरफ रहने दो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, f बाई m l t का पावर -2। जिसे आप चाहते हो तो लिख सकते हो m का डायमेंशन विल बी इक्वल टू f l का पावर -1, ठीक, और t का पावर 2। लीजिए फोर्स मास को आपने फोर्स, लेंथ और टाइम के फॉर्मेट में आपने एक्सप्रेस कर दिया। तो ये जो था हम लोग का जो डायमेंशन के कुछ यूजेस पर बेस करके कुछ इलस्ट्रेशन था। मैं बोलता हूं आप लोगों को ऐसे टाइप के इलस्ट्रेशन कम से कम 40 से 50 इलस्ट्रेशन आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक चालू करेंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड।